सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है शेप फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। व्हाट इज द शेप फैक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शेप फैक्टर ऑन द हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू surfaces. Okay, so our today's topic is the heat exchange between the non black bodies. ठीक है, कि अगर दो नॉन ब्लैक बॉडीज हैं यानी एक जनरल बॉडीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जनरल बॉडीज के लिए आपका जो हीट एक्सचेंज है क्या रहेगा, उसमें शेप फैक्टर क्या रहेगा, वो सब चीजें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। ओके, सो लेट्स कंसिडर द टू बॉडीज। हम लोग दो बॉडीज को कंसिडर करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केसेस को लेके हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना जो फर्स्ट केस है, हमारा जो फर्स्ट केस है आपका, डेट इज इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, आपके जो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैं उनके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे कि आपका कैसे हीट एक्सचेंज होता है और कैसे उसमें शेप फैक्टर जो है आपका इफेक्ट करता है। सो फर्स्ट टॉपिक इज नॉन ब्लैक बॉडीज के लिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स के लिए हम लोग जो उनके बीच में हीट एक्सचेंज होता है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज सरफेस 1 एंड दैट इज सरफेस 2। ठीक है, दोनों के लिए जो कंडीशन है, इसकी एब्जॉर्बिविटी अल्फा 1 है, एमिसिविटी E1 है, टेम्परेचर T1 हो गया। सेम चीज एब्जॉर्बिविटी अल्फा 2, एमिसिविटी 2 एंड टेम्परेचर T2। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे सरफेस इमिट हो रहा है, कैसे सरफेस में से हीट इमिट होगी और कैसे एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक कंडीशन कंसिडर करते हैं कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि E1 जो पावर है या E1 इमिसिव प्लेन 1 से E1 एनर्जी इमिट होती है। ठीक है, तो E2 का क्या है, E2 का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है, अल्फा 2 है। ठीक है, और ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, E1 का कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अल्फा 2 जो इसकी कैपेसिटी उतनी एब्जॉर्ब करेगा उस फ्रैक्शन को, और बाकी जो बचेगा उसमें से इमिट करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से वापस क्या करेगा, कुछ एनर्जी को इमिट करेगा। तो जो एनर्जी इमिट करेगा वो क्या रहेगी, 1 माइनस अल्फा 2 और E1। ठीक है, इसमें से 1 माइनस करते हैं तो जो बचेगा, यानी यूं बोल दो कि E1 इस पे इम्पैक्ट हुआ, E1 में से अल्फा 2 E1 इसने एब्जॉर्ब किया, तो जो बचा वो वापस इसने रेडिएट कर दिया। ठीक है, अब रेडिएट कर दिया तो यहाँ पे कितना है अपना सरफेस 1 के लिए एब्जॉर्बिटी, अल्फा 1 है। तो अल्फा 1 क्या करेगा, अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, E1 को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, देखिए अपनी कंडीशन कहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से अपना कंडीशन चालू हुआ है। पहले प्लेन 1 ने E1 दिया, E1 एनर्जी इमिट करी तो उसने अल्फा 2 E1 उसको एब्जॉर्ब किया, देन उसने इमिट किया वापस 1 माइनस अल्फा 2 E1। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, और फिर क्या किया, प्लेन सरफेस जो सरफेस 1 है उसने उसको वापस एब्जॉर्ब करके, अब इसमें से वापस कुछ अमाउंट इसमें से क्या होगा, इमिट होगा। ठीक है, तो अब जो अमाउंट इमिट होगा वो क्या रहेगा, इसका -1 रहेगा। डेट मीन्स 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, और E1, ये आपका इसमें से आएगा। अब यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब करेगा, अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा 2 और E1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस आपका चलता जाएगा जब तक आपकी टोटल एनर्जी, जो भी एनर्जी चल रही है वो कंज्यूम नहीं होती, यानी एक पूरा प्रोसेस चलता रहेगा दोनों सरफेसेस के बीच में, क्योंकि जितनी लेंथ अपन रखेंगे पैरेलल लेंथ की वो रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है दोनों सरफेसेस के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि इसके कुछ अजम्पशंस की हम बात करेंगे। देयर आर सम अजम्पशंस, क्योंकि कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, देयर इज सम लॉसेस एंड दिस। तो उन अजम्पशंस में क्या क्या है, पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है इसका, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर हम लोग रखेंगे, दैट इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर इज
ऑलवेज यूनिटी, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग, दोनों सरफेसेस के बीच में किसी टाइप का कोई आपका एब्जॉर्बिंग मीडियम नहीं है, तो दूसरा क्या होगा, देयर इज नो एब्जॉर्बिंग मीडियम, देयर इज नो एब्जॉर्बिंग मीडियम in between the surfaces, in between the surfaces, ठीक है। सो ये कंसिडरेशन हमें ध्यान रखने हैं कि आपका पहला चीज तो कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर जो है वो आपको यूनिटी लेके चलना है, और जो दोनों सरफेसेस हैं उन दोनों सरफेसेस के बीच में किसी भी टाइप का कोई आपका इंटरमिंग मीडियम या किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस मीडियम नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर अपनी जो प्लेन सरफेस वन है, ठीक है, जो प्लेन वन है अपना, इस प्लेन वन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है या फिर इस पर्टिकुलर सरफेस पे कितना हीट एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो उसकी हम लोग बात करें तो Q1 आपका आएगा, अब हम लोग बात करें प्लेट वन के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले इसके लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट हैज लेफ्ट सरफेस वन पर यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ energy that left surface 1 per unit time, per unit टाइम, ठीक है, जो कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1 से। तो कितना होगा इसके लिए, ठीक है, पर यूनिट टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो Q1 इज इक्वल्स टू, तो उससे इमिट कितनी हुई, E1 इमिट हुई, ठीक है, माइनस, फिर सेकंड पॉइंट पे सेकंड फ्रैक्शन पे क्या आया था उसके पास, अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू E1 के, प्लस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू का स्क्वायर, ठीक है, ये आगे अपनी कंट्री, सॉरी, अल्फा टू का स्क्वायर के, E1 एंड प्लस सोन, ये इक्वेशन आपके आगे तक चलती जाती है, ठीक है, ये सोन तक चले, क्योंकि जितना अपन रिफ्लेक्शन दिखाते जाएंगे उतना वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू अपना चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आपकी बनती है वन माइनस E1 माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू E1, और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये चीज आपकी सोन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो z है आपकी, यहाँ पे जो z है, वेयर z इज इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ओके, ये चीज आपकी इसमें आ गई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई कि Q1 इज इक्वल्स टू E1 वन माइनस दिस एंड दिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होती है, ठीक है। फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन आपके पास बन के आती है, ठीक है, वो इक्वेशन जो आपके पास बन के आती है, Q1 इज इक्वल्स टू E1 emissivity of E2 to the ratio of
एमिसिविटी 1 प्लस एमिसिविटी 2 माइनस एमिसिविटी 1 2, ठीक है। दैट इज द हीट एक्सचेंज फॉर द सरफेस 1, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि Q1 सरफेस 1 जो आपकी है उससे जो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसकी वैल्यू क्या आएगी, Q1 इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर 1 E1 एमिसिविटी ऑफ 2 अपॉन E1 प्लस E2 माइनस E1 E2, ठीक है। सेम चीज आपकी सरफेस सेकंड के लिए आता है, ठीक है। हियर दिस इज फॉर Q1, ठीक है। ये आपका क्या है, Q1 है। अब हम लोग Q2 के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो अब उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। क्या रहेगा उसके लिए आपके पास कि Q2, इसको जब आप लोग डायरेक्ट लिख, क्योंकि सेम है बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी, तो इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास Q2 की जो वैल्यू आती है दैट इज E2 emissivity of 1 to the emissivity of 1, नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आती हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपका फ्रैक्शन का डिफरेंस आ रहा है और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला तो आपका हो गया E1 के Q1 के लिए, प्लेन सरफेस 1 के लिए, दिस इज फॉर सरफेस 1, ठीक है। और ये आपका हो गया सरफेस 2, ठीक है। दोनों सरफेसेस के लिए जब हम लोग दोनों को आपस में पैरेलल रखते हैं और उनको हम लोग उनमें से जब एनर्जी इमिट होती है तो दोनों में से कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है दोनों सरफेस के लिए वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द Q12, ठीक है, यानी 1 से 2 पे जो हीट एनर्जी इमिट हो रही है उसके लिए क्या रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, कि अगर आपसे पूछा जाए द नेट फ्लो हीट एनर्जी हीट फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द नेट हीट, ठीक है, द नेट हीट फ्लो फ्रॉम सरफेस 1 टू 2, ठीक है। 1 से 2 में जब आपकी हीट जा रही है तो क्या रहेगा, सो Q12 निकालेंगे, Q12 क्या हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q12 क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 Q2 हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं और जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 क्या निकल के आएगा आपका E1 एप्सिलॉन 2 माइनस E2 एमिसिविटी ऑफ 1 अपॉन माइनस दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास Q12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। अब देखिए दोनों ई में कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल ई इज फॉर द एनर्जी, ठीक है, जो आपकी सरफेस 1 या सरफेस 2 जो इमिट कर रही है E1 E2, और जो स्मॉल E1 E2 है एप्सिलॉन जिसे हम बोल रहे हैं दैट इज इमिसिव पावर ऑफ द बोथ सरफेसेस, E1 फॉर द प्लेन सरफेस, ठीक है, एंड E2 इज द फॉर द सेकेंड सरफेस, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए जो स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन है वो लगाते हैं और दोनों के लिए शेप फैक्टर हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं। तो शेप फैक्टर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि फॉर नॉन ब्लैक सरफेसेस, फॉर नॉन ब्लैक सरफेसेस, ठीक है, हम लोग बात करते हैं तो E1 क्या आता है अपना, E1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 सिग्मा T1 की पावर 4 एंड फॉर E2 it is equals to epsilon 2 sigma T2 की पावर 4। दोनों के लिए जो टेम्परेचर रेंज है कहां से आया, ये बाय स्टेफन बोल्ट्जमान लो,
बाय स्टेफन बोल्ट्जमैन लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपना इक्वेशन पुट करते हैं। तो Q12 अगर हम लोग रखते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है, Q12 जो हमने पीछे निकाला, पीछे अपना क्या निकला, Q12 E1 एप्सिलॉन 2 माइनस E2 एप्सिलॉन 1 अपॉन E1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, E1 E2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, E1 E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रहेगा आपका, नीचे सेम एक्सप्रेशन चलेगा अपना। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और सिग्मा, जो कि आपका, ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो वो कॉमन आके क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ठीक, अपॉन ये चीज हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं इक्वेशन को, E1 E2 सिग्मा ऑफ T14 माइनस T24। ठीक है, तो ये चीज आ गई। और ये चीज जो है आपकी हमने देखी थी, क्या है, ये आपका F1 F2 की वैल्यू है। सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आया है, ये क्या है, आपकी F1 F2 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग क्या लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये F1 2 की वैल्यू है सिग्मा T14 माइनस T24, दैट इज Q12। ठीक है, तो F12 क्या आ गया आपका यहाँ से, F12 इज इमिसिव पावर ऑफ 1 2 अपॉन इमिसिव पावर 1 प्लस इमिसिव पावर 2 माइनस, ये एक्सप्रेशन आपका निकल के आता है। ठीक है, सेम सिचुएशन, अब इसमें थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये मेन चीज ध्यान रखना, शेप फैक्टर पे अगर फॉर्मूला आता है तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है। अगर हम E1 E2 का डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया, एप्सिलॉन 1 2 ऊपर से कॉमन ले लिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द शेप फैक्टर व्हेन द टू सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो वहां से आपसे इक्वेशन आ सकती है, क्योंकि आप लोग अगर कंडक्शन की बात करेंगे तो कंडक्शन, सॉरी, रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा, ई सॉरी, E इज इक्वल्स टू आपका स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू इमिसिव पावर इनटू टेम्परेचर की पावर होल 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस अपने पास निकल के आता है फॉर द इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, ये जो शेफ फैक्टर आया ये किसके लिए है आपके पास, फॉर द इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो ये अपना इसके लिए निकल के आया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, किसके लिए आया, फॉर द इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए आपकी क्या वैल्यू रहती है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक यूज के लिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सिलेंडर। इनफाइनाइट लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर। ठीक है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं हमारे पास।
ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, इसमें इस तरीके से रहेगा। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन से देखते हैं, ठीक है, ये आपका पाइप का साइड व्यू हो गया। ठीक, ये आपका इनर रेडियस, आउटर सरफेस, ठीक है, ये आपका हो गया आउटर सिलेंडर, दिस इज योर आउटर सिलेंडर, ये आपका हो गया इनर सिलेंडर। ठीक है, ये आपका आउटर सिलेंडर और ये आपका हो गया इनर सिलेंडर। फ्रंट व्यू में देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा, ये आपका आउटर सिलेंडर, ये आपका इनर सिलेंडर हो गया। ठीक है, आउटर की रेडियस हो गई R2, इनर की रेडियस आपकी क्या हो गई R1। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन, एरिया A1, पावर एप्सिलॉन 1, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं वेरियस इक्वेशंस के साथ, इसमें भी वही चीज होगी कि आपका जो इनर सिलेंडर है, ठीक है, इनर सिलेंडर आपकी कितनी रेडिएंट एनर्जी को इमिट करेगा, E1 को इमिट करेगा। ठीक, इनर सिलेंडर जो है आपकी E1 एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, और आउटर सिलेंडर जो है ये तो रेडिएट करेगा। ठीक है, रेडिएंट, ठीक है, और आउटर सिलेंडर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब हम लोग आउटर सिलेंडर की बात करेंगे तो आउटर सिलेंडर ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये एब्जॉर्ब किया उसने, फिर वो वापस क्या करेगा, इसको इमिट करेगा। तो अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ठीक है, अल्फा 2 को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेम रहता है क्योंकि अल्फा 2 इक्वल टू E2, किस केस में, ब्लैक बॉडी के केस में, या हम इसे कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं होल इक्वेशन को, तो यहाँ से जो आपका Q निकल के आता है, हीट एक्सचेंजर बिटवीन द बोथ द सरफेसेस। ठीक है, तो पहले हीट एनर्जी इमिट बाय द Q1 हम लोग बात करें। ठीक है, तो Q1 जो आपकी इमिट कर रही है, ठीक है, तो Q1 जो आपका इमिट कर रहा है, Q1 यानी फ्रॉम द इनर सिलेंडर, ठीक है, Q1 आपका इमिट करेगा E1 एप्सिलॉन की पावर एप्सिलॉन 2 अपॉन A1 अपॉन A2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस A1 अपॉन A2। यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या एरिया भी कंसिडरेशन में आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, Q1 के लिए हो गया आपका। ठीक है, सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, Q2 के लिए जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, हम लोग जब Q2 के लिए बात करेंगे, ठीक है, ये आपके Q1 के लिए हो गई। हम लोग जब Q2 के लिए बात करेंगे तो Q2 में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 E1 अपॉन A1 अपॉन A2 एप्सिलॉन 1 प्लस, नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम रहता है। ठीक है, इन दोनों से जब हम लोग 1 से 2 के लिए डिस्कस करें, देखिए आप लोग 2 से 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सरफेस के लिए कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग 1 से 2 के लिए जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अपना हो जाएगा Q12 क्या हो जाएगा, Q12 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, एंड आफ्टर द सॉल्यूशन Q12 जो आपका निकल के आता है, all the after putting all the values, ठीक है, A1 सिग्मा
T14 माइनस T2 की होल पावर 4 टू द 1 एप्सिलॉन E1 प्लस E1 E2 1 एप्सिलॉन 2 -1। ये चीज आती है। और देखिए ये जो आगे वाला कांस्टेंट वैल्यू ये क्या हो जाएगा आपका शेप फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है आपका यहाँ पे शेप फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो शेप फैक्टर क्या हो जाएगा F12 इक्वल टू 1 सलोन 1 प्लस A1 A2 1 -1। ठीक है, ये चीज आपकी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये अपना दूसरे वाले सिलेंड्रिक जो इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके लिए आपका फ्रैक्शन आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि A1/A2 के रेशियो की हम लोग बात करते हैं, यानी हमारा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है अगर हमारा सेम लेंथ का आता है तो उस केस में क्या होगा, अगर सेम लेंथ का अपने पास सिलेंडर आता है तो डेट इज 2 पाई R1L अपॉन 2 पाई R2L। देखिए अगर लेंथ सेम आ रही है तो सारी वैल्यूज आपकी क्रॉस हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा दोनों रेडियस का रेशियो रहेगा। ठीक है, और इनके स्क्वायर्स की बात करेंगे, अगर एरिया की बात करें, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, तो A1, ठीक है, 4 पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपकी नेक्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दो आपकी कंडीशंस देख ली। पहली है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पैरेलल साइज के हैं, दूसरा हमने देखा कि अगर कंसेंट्रिक साइज के हैं तो यानी कंसेंट्रिक सिलेंडर आपका है तो। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं कि अगर अपना जो है स्मॉल ग्रे बॉडी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल ग्रे बॉडीज के लिए अगर हम लोग बात करें, स्मॉल ग्रे बॉडीज, ठीक है, स्मॉल ग्रे बॉडीज के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि सर स्मॉल ग्रे बॉडीज के लिए हम लोग डिस्कस करें तो स्मॉल ग्रे बॉडीज में क्या होगा आपका, ठीक है, सेम होगा, दो बॉडीज हम लोगों ने देखी, दोनों इमिट करेंगे एक दूसरे से पावर को। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा आपका सॉरी, जो Q1 सरफेस आपकी निकल के आएगी, ठीक है, Q1 सरफेस सॉरी फर्स्ट सरफेस से जो हीट आपकी इमिट होगी वो होगी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के A1, इसका शेप फैक्टर F12, ठीक है, एंड सिग्मा T14। ठीक है, ऐसे Q2 के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो Q2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगी, एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, Q2 के लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A2, ठीक है, फैक्टर आपका F21 रहेगा सिग्मा T2 की पावर होल 4। ठीक है, सो यहां से अगर हम लोग Q12 कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q12 इज Q1 माइनस Q2। ठीक है, दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा 1 E सिग्मा 1 2, ठीक है, A1 F12 सिग्मा T14 माइनस, ठीक है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A2 F21 सिग्मा T2 की पावर 4। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और सिग्मा जो है आपका कॉमन आता है। ठीक है, और बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21 बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम।
ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, A1F12 है, ठीक है ये वाला, और A2F1 है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका Q12 क्या आ जाएगा, Q12 इज इक्वल्स टू epsilon1 epsilon2 A1 F12 T14 माइनस T2 की होल 4, दैट दिस इज योर Q12, यानी सरफेस 1 से सरफेस 2 पे जो आपकी हीट जा रही है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, और F12 क्या हो जाएगा आपका, इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, हम लोग जो निकाल रहे हैं क्या हो जाएगा ये आपका इंटरचेंज फैक्टर। ठीक है, सभी केस में क्या हो जाएगा ये आपका इंटरचेंज फैक्टर। ठीक है, सो ये अपने केसेस हैं अपने अलग अलग बॉडीज के लिए। ठीक है, जो हमें ध्यान रखने हैं कि सिलेंड्रिकल है, इनफाइनाइट पैरेलल है, या फिर कंसेंट्रिक सिलेंडर है, उसके लिए आपका क्या रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक टेबल बना सकते हैं जो कि इन तीनों को एक साथ अपन लोग लिख सकते हैं कि आपके लिए जो फैक्टर है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें, किस किस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका ज्योमेट्री फैक्टर या फिर शेप फैक्टर। ठीक है, ज्योमेट्री फैक्टर, और दूसरा इंटरचेंज फैक्टर, इंटरचेंज फैक्टर। ठीक है, तो पहला अपना क्या था, पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, पैरेलल प्लेन्स की अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल प्लेन्स के लिए देखो ज्योमेट्री फैक्टर सबके लिए 1 रहेगा, यानी शेप फैक्टर सबके लिए 1 रहेगा, और इंटरचेंज फैक्टर क्या था इसके लिए 1/1/1 प्लस 1/2 -1 था। दूसरा केस क्या था अपना, कंसेंट्रिक सिलेंडर, कंसेंट्रिक सिलेंडर सबके लिए शेप फैक्टर 1। ठीक है, इसके लिए क्या था 1/1/1 प्लस A1/A2। ठीक है, A1/A2 1 माइनस epsilon2 -1। ठीक है, फिर बॉडी 1 इनक्लोज इन बाय बॉडी 2। ठीक है, और कंडीशंस हम लोग निकाल सकते हैं कि जब बॉडी 1 यानी सरफेस 1 जो है एनक्लोज्ड बाय सरफेस 2, यानी एक बॉडी दूसरे के अंदर प्योरली इनक्लोज हो, तो ये 1, और इसके लिए सिग्मा 1 आएगा। ठीक है, और ऐसे अगर रेक्टेंगल है तो उनके लिए epsilon1 epsilon2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसमें रहेंगी। तो ये अपना आज होता है कि आपकी डिफरेंट कंडीशंस के लिए शेप फैक्टर और ज्योमेट्री फैक्टर क्या होते हैं, और उनके बीच में हीट एक्सचेंज आपकी किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का आज हमने देखा कि हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू नॉन ब्लैक बॉडीज, इसमें हम लोगों ने इनफाइनाइट पैरेलल सेक्शन के लिए, कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोगों ने देखा कि कैसे हीट एक्सचेंज का फार्मूला जनरेट होता है। ठीक है, और कैसे उनका कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, सॉरी ज्योमेट्री फैक्टर और इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपके इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, और इनमें से कोई भी एक कंडीशन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें सिंपल सा क्या करना है कि दो सरफेसेस किसी भी पोजीशन में रखी हुई है, उनके बीच में अगर हीट एक्सचेंज होता है तो क्या क्या फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा है, तो सीधी नॉर्मल सी बात है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है, और उसकी एमिसिविटी, दो चीजें लेके हम लोग चल रहे हैं, और तीसरे उसका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, so that's all for today. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank